सोसाइटी के गेट पर अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी। गेट पर सोसाइटी की माँओं और स्कूल जाने वाले बच्चों का मेला सा लगा था। वह भी अपनी 10 वर्षीय बेटी निम्मी का हाथ पकड़े खड़ी थी और स्कूल बस का इंतज़ार कर रही थी। स्कूल बस आने वाली थी। गेट पर जितनी भी माएँ खड़ी थीं अपने बच्चों के साथ, वे सभी महिलाएं मुझे जिन नज़रों से देख रही थीं, उन नज़रों की भाषा से मैं भली भांति परिचित थी। सबकी निगाहें हमेशा की तरह यही कह रही थी कि हाय बेचारी। निगाहों का यह संदेश पाकर मुझको हमेशा मन ही मन हंसी आती। सब मुझे रोज़ ऊपर से नीचे तक कई बार देखती। मैं बहुत सुंदर थी और उस पर से मेरे लेटेस्ट हेयर स्टाइल, बढ़िया फिगर और आधुनिक कपड़ों की खूब प्रशंसा करती, लेकिन आँखों में वही हाय बेचारी के भाव। स्कूल बस आ गई तो माँओं का अपने अपने बच्चों को फ्लाइंग किस करने, आई लव यू बेटा, बाय बेटा, टेक केयर कहने का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने भी निम्मी को किस किया और मिनी को बस में बैठा दिया। जब तक बस दिखती रही मैं वहीं खड़ी थी, फिर अपने फ्लैट की ओर चल दी। 11 बज रहे थे। निम्मी का स्कूल 12 से 6 बजे तक था। सारे काम करने के लिए मेड आ गई थी। मैं 12 बजे तक फ्री हो चुकी थी। मैंने घड़ी देखा तो ख्याल आया कि 1 बजे अमन, जो कि मेरा आज का बॉयफ्रेंड था, वो आने वाला था। मैंने सोचा अभी 1 घंटे है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर अमन के साथ लंच करके इसके आगे की सोच कर ही मेरे पूरे शरीर में मादक सी लहर दौड़ गई। आज 4 बजे मेरी किटी पार्टी भी है। अमन को भेजकर मैं किटी पार्टी में चली जाऊंगी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी कि मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल चल रहा था। आखिर क्या थी मैं और क्या हो गई थी। मेरी उम्र 21 साल थी जब मैं विजय से एक पार्टी में मिली थी। पहली ही मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। हम दोनों ही दिखने में सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक थे। विजय बेंगलुरु से मुंबई अपने बिजनेस के किसी काम से आया था। हमने प्यार तो कर लिया था, पर अब बारी थी घर वालों की मानने की। घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं और विजय एक जाति के नहीं थे। मैंने अपने घर वालों को मनाने के लिए बहुत कोशिश की थी, पर वे मान नहीं रहे थे। फिर मजबूरन मुझे भागकर शादी करनी पड़ी। मिलने के 6 महीने बाद ही मैंने विजय से प्रेम विवाह कर लिया। जैसा कि मैंने बताया, हम दोनों के माता पिता इस विवाह के खिलाफ थे। मेरे माता पिता, जो अंधेरी मुंबई में रहते थे, उन्होंने मेरे भागकर शादी करने के वजह से मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं क्या करती। मैं विजय से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं शादी करके जैसे ही अपने ससुराल आई, मेरे सास ससुर ने भी हमसे रिश्ता रखने से मना कर दिया। वे मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। मेरी छोटी बहन पूजा से कभी कभी मेरी फ़ोन पे बात हो जाया करती थी। मैं विजय के साथ बेंगलुरु चली गई। मुझे वह सारे बीते हुए पल याद आ रहे थे कि मैंने किस तरह अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों का दिल मेरे प्रति कभी नहीं बदला। मैं अपने ससुराल में सबका दिल जीतने के लिए सारे परेशानी झेल लेती थी। हर बात पर ताना मिलता था मुझे। मेरे ससुराल वाले मुझसे सारे काम करवाते, और जब घर का सारा काम ख़त्म होता तो मैं खाना खाने जाती तो वहाँ भी मेरी सास मुझे चैन से खाने नहीं देती। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने प्रेम विवाह किया था। ऊपर से मैं कोई दहेज भी नहीं लेकर आई थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह ही घर में झगड़ा चालू हो गया था। मेरे लिए अब ससुराल में रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन विजय ने ही इन सब की वजह से ही मेरे से बोला, ज्योति, ऐसा करता हूँ कि अलग घर ले लेता हूँ। घर में रोज़ रोज़ का कलह अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। मैं तैयार हो गई। विजय ने एक फ्लैट ले लिया।
अब मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी थी। मेरे जीवन में मैंने नोट किया, विजय मेरे साथ बस रात को सोने ही आता है, सुबह अपने घर चला जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दिन मैं इन सब से परेशान हो गई और विजय से बोली, यह क्या चल रहा है? यहाँ बस सोने आते हो? अब यही तो हमारा घर है। वहाँ मेरे माता पिता भाई बहन हैं, उन्हें छोड़ दूँ क्या? विजय ने चिढ़कर मेरे से पूछा। मैंने भी विजय से कहा, मैं उन्हें छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ, रोज़ मिलने जाओ, आखिर फैमिली है वो हमारी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी पत्नी के पास तुम चोरों की तरह आ रहे हो। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी के पास चोरों की तरह आने का क्या वजह है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। विजय गुस्से में चला गया। विजय का इस तरह गुस्सा होकर चले जाना मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह तो वह देख ही चुकी थी कि विजय एक बहुत धनी बिजनेसमैन का बेटा है। उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था। पूरा दिन अकेली घर पर रहने पर मैं बोर होने लगी थी। सुबह नाश्ते से डिनर तक मैं अकेली होती थी। विजय ने मेड का भी इंतज़ाम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। मैं अब गर्भवती थी। मुझे लगा शायद अब यह बात सुनकर विजय बहुत खुश होगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने यह खुशखबरी विजय को सुनाई तो उसने कोई ख़ास उत्साह नहीं दिखाया। 2 दिन बाद रात को आकर कहने लगा, मैंने माँ को यह खबर सुनाई। इतनी सी बात सुनकर मारे खुशी के मैं विजय से पूछ डाली। वे खुश हुई, पर विजय ने बड़ा अजीब भाव से कहा, माँ ने कहा कि इस हालत में तुम्हारा अपने माता पिता के पास जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे जैसे धक्का लगा। मैं विजय पर भड़क उठी। मैं क्यों जाऊँ? कहीं मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अपनाया है। सब मुझसे नाराज़ हैं। आखिर मैं जाऊँगी तो कहाँ? विजय फिर बोला, लेकिन मम्मी पापा अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं। तुम तो हो ना मेरे साथ, मुझे प्यार करते हो ना विजय? फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने विजय से रोते हुए कहा। पर विजय के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विजय ने थोड़ा अटकते हुए कहा, वह तो ठीक है, पर मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता। यह बात अब याद आ रही है। मेरे जीवन से खेलकर मैं चिल्ला पड़ी। विजय ने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। यही ठीक लगा कि तुम मुंबई चली जाओ। मैं आता रहूँगा। मैं क्यों जाऊँ कहीं? मैं यही रहूँगी और अपने होने वाले बच्चे को पूरा हक दिलवाऊँगी। रात भर मेरे और विनोद में कहा सुनी होती रही, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विजय था कि अपनी ज़िद पे अड़ा था। सुबह विजय चला गया। अगले कुछ दिनों में विजय के कुछ रिश्तेदारों से मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि विजय के घर वाले उस पर दूसरा विवाह करने का दबाव डाल रहे हैं और मुझसे तलाक दिलवाना चाहते हैं। यह सब सुनकर मेरी दुनिया उजड़ती दिखी। मैं पूरा दिन फूट फूट कर रोती रही। पड़ोसिन मालिनी आंटी मेरी पूरी स्थिति से परिचित थीं, अतः उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तब मैंने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे, गर्भस्थ संतान को मन ही मन प्यार किया। अब मैं और तरह सोच रही थी कि अगर विजय और उसका परिवार इस विवाह के बंधन को खेल समझ रहा है, तो मैं क्यों रोते हुए जीऊँ? क्यों मैं एक कमज़ोर पुरुष के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर रहूं? मैं आधुनिक लड़की हूँ, अतः कमज़ोर और बेबस होकर नहीं जीऊँगी। कल मेरी संतान इस दुनिया में जन्म ले लेगी, तब मैं उसके साथ जी लूँगी। अब आगे क्या करना है, मैंने यह भी उसी समय सोच लिया। मैं बस ग्रेजुएट थी। मुझे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलने से रही, यह भी मैं जानती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़कर विवाह कर ली थी। अगली रात जब विजय आया तो मैंने उससे कहा, मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ। विजय यह सुनकर मेरा मुंह देखता रह गया।
मैंने फिर विजय से कहा, तुम मुझे मेरे नाम से वहाँ एक फ़्लैट ले दो। हाँ, यह तो हो जाएगा, मैं भी आता रहूँगा। विजय की बातें सुनकर मैं व्यंग्यपूर्वक हंसी और बोली, घर का खर्च? मैं हर महीने तुम्हें 25 से 30 हज़ार रुपये तुम्हारे खाते में डाल दिया करूँगा, और ज़रूरत हुआ करेगी तो और दे दिया करूँगा। तुम्हें कतई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। बस मैं अपने परिवार से अलग कुछ कर नहीं सकता, यह मेरी मजबूरी है। तभी मैंने कहा, तुम रहो अपने परिवार के साथ, जितनी जल्दी हो सके मेरा मुंबई में रहने का अच्छा सा प्रबंध कर दो। मैंने विजय से साफ कह दिया। विजय ने मुझे बाहों में भरने की कोशिश की तो मैंने उसकी बाहें झटक दी और बोली, तुम्हारे अब तक के प्यार को समझने में मुझसे जो भूल हुई है, पहले उससे तो उबर लूँ। एक बात याद रखना, अगर मुझे या मेरे बच्चे को पैसे की तंगी हुई तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूँगी। मैं अच्छे से जानती थी कि विजय के परिवार को अपनी इज्जत जान से ज़्यादा प्यारी है। समाज में एक नाम, इज्जत थी उनकी। नहीं नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, विजय तुरंत बोला। विजय का बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में चक्कर लगता रहता था। वह अक्सर मुंबई आता रहता था। उसने 1 महीने के अंदर मुलुंड की एक अच्छी सोसाइटी में एक बेडरूम सेट खरीद कर मेरे नाम कर दिया। मन ही मन वह दुखी और शर्मिंदा तो था, पर परिवार के दबाव के चलते उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। लेकिन परिवार की बात न मानने पर उसे सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, यह वह अच्छी तरह जानता था। और विजय अपनी सारी संपत्ति जो है खोना नहीं चाहता था। उसे संपत्ति की लालच जो थी। खुद को पूरी हिम्मत से संभाल कर मैं मुंबई के इस फ्लैट में आ गई। पूजा, जो कि मेरी छोटी बहन थी, मेरे संपर्क में रहती थी। उसे पूरी बात पता थी। जब पूजा ने अपने मम्मी पापा को यह बात बताई तो नाराज़गी भूल उन्होंने आकर मुझे गले लगा लिया। मैंने अस्पताल में एक स्वस्थ सुंदर निम्मी को जन्म दिया। मैं निम्मी का चेहरा देखकर खिल उठी। विजय और मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। विजय को जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी हुई है, वह निम्मी को देखने चला आया। सारा काम मेरी मम्मी ने संभाला था। मेरे मम्मी पापा विजय से खींचे खींचे ही रहे। क्यों न रहते, आखिर उनकी बेटी ने विजय से ही शादी करने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि सारे रिश्ते भी तोड़े थे। विजय 2 दिन में मेरे हाथ में भारी रकम रख कर चला गया। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। निम्मी 2 महीने की हो गई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब आप घर लौट जाओ, अब मैं निम्मी को देख लूँगी। लेकिन तू अकेली कैसे? नहीं मम्मी, मैं सब कर लूँगी, मुझे अपनी लाइफ खुद संभालने दो, मैंने बीच में ही बोला। मेरे चेहरे पर छाए आत्मविश्वास को देखकर माँ भी कुछ कह नहीं सकी और बेटी को बहुत सी हिदायतें देकर अपने घर लौट गई। मैंने बखूबी निम्मी को संभाल लिया था। उसी को देखकर मेरे रात दिन कटते। सुंदर और आकर्षक तो मैं थी ही, उस पर बेहतरीन रख रखाव, बेहद मॉडर्न कपड़े, सुंदर सा संवारा रूप रंग, तभी तो भीड़ में भी मैं अलग दिखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2-3 महीने में विजय आता तो शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति के चलते। विजय का समीप होना एक पुरुष और स्त्री का संबंध दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता, और फिर दोनों अभी पति पत्नी तो थे ही, पास पड़ोस में भी सबको यही लगता कि बेचारी बच्ची के साथ अकेली रहती है। मैंने अपने सोसाइटी में यही सबको बताया था कि मेरे पति की टूरिंग जॉब है, उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है। निम्मी 1 साल की हो रही थी। बेंगलुरु की एक परिचिता ने मुझे बताया था कि विजय दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैं विजय पर आर्थिक रूप से निर्भर थी, मैं ताव में आकर अपना नुकसान नहीं कर सकती थी। अतः मैंने विजय से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो,
लेकिन कानूनन आज भी मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा और निम्मी का खर्च हमेशा तुम ही उठाओगे। मैं भी अब कुछ भी करूँ, तुम्हें बोलने का हक नहीं होगा। विजय के तो मानो जान छूटी। सोच कर झट से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी मिलने आता रहूँगा। मिलने में मुझे अब कोई रुचि नहीं रहेगी। निम्मी के प्रति कोई फ़र्ज अगर महसूस हो तो उससे मिलने आ जाना। और उसी क्षण मैंने अकेले और उदास रहकर नहीं बल्कि आनंदपूर्वक जीने का निश्चय कर लिया। निम्मी को मैं माँ और पिता दोनों का प्यार देती, उसकी हर जिम्मेदारी मन से पूरा कर रही थी। सुजय मेरी सहेली निशा का छोटा भाई था। वह मेरे मादक सौंदर्य के आकर्षण से बच नहीं पाया। कभी निम्मी से मिलने तो कभी किसी और बहाने आने लगा, तो मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। मैंने सुजय को बड़ी अदाओं से बढ़ावा दिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। MBA करने के बाद वह जॉब की तलाश में था। निम्मी के स्कूल जाने के बाद वह मेरे पास पहुंच जाता और मेरा भी पुरुष स्पर्श को तरसता मन उसकी चाहत में डूब डूब जाता। सुजय मेरे से विवाह करने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब मैं विवाह के नाम से ही दूर भागती, क्योंकि मैं अब शादी करके फिर से वही सब झेलना नहीं चाहती थी। और मेरे लाइफ में मेरी बेटी भी थी। हाथ में भरपूर पैसा, मनचाहा जीवन व पति का कोई काम ना, कोई रोकने टोकने वाला। मुझे अब अपने आज़ाद जीवन में कोई अड़चन नहीं चाहिए थी। सुजय को दिल्ली से जॉब का बुलावा आया तो वह उदास मन से चला गया और मैं सिर झटक कर जीवन में आगे बढ़ गई। मैं अपने मम्मी पापा और बहन से फ़ोन पर संपर्क में रहती थी। निम्मी की छुट्टियों में आना जाना भी लगा रहता था। विजय आज भी फ़ोन पर हाल चाल लेता रहता था। अब भी मुंबई आने पर मिलने ज़रूर आता था। बस अब मेहमान की तरह आता था और मेहमान की तरह चला जाता था। निम्मी को अभी मैंने बहला दिया था। समझदार होने पे मैं अपनी बेटी को सब साफ साफ समझा दूंगी, यह मैं सोच चुकी थी। विजय के मन में आज भी पछतावा था। बेचारी कैसे जीती है अकेले, लेकिन मैं कैसे जी रही हूँ यह उसे बताने वाला कोई नहीं था। वह दूसरा विवाह कर चुका था और अब एक बेटे का पिता भी बन चुका था। मैं सब जानती थी, लेकिन विजय के पैसे पर ही मुझे मौज करनी थी, इसलिए मैं गंभीर बनी रहती थी। फिर मेरे जीवन में आए डॉक्टर प्रमोद। वे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक बार निम्मी को तेज बुखार होने पर उसका इलाज किया था। वे भी मेरे आकर्षण में बंधे एक दिन निम्मी को देखने के बहाने मेरे घर आ पहुँचे और फिर 2 साल मेरा और उनका प्रेम प्रसंग चला। वे तलाकशुदा थे। वे मेरे साथ विवाह करना चाहते थे, पर मैं उनके साथ शारीरिक रूप से तो जुड़ी, लेकिन विवाह तो अब मुझे करना नहीं था। एक्चुअली मुझे किसी से भी विवाह नहीं करना था। अंत में मेरे साफ साफ मना करने पर उन्होंने दूसरी जगह विवाह कर लिए। अब मेरी दोपहरें अमन के साथ बीत रही थी। अमन कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। अमन से मैं निम्मी के स्कूल में मिली थी। वह निम्मी की क्लास में पढ़ रहे प्रियांशु का चाचा था। प्रियांशु के माता पिता दोनों कामकाजी थे, इसलिए PTM में अक्सर अमन ही आता था। अमन से 2-4 मुलाकातें होने पर ही मुझे वह अच्छा लगने लगा था। फिर हम लोग के बीच धीरे धीरे सारी दूरियां मिटती गईं। अब अमन के इंतज़ार में अतीत की स्मृतियों में डूबते उतरते डोरबेल बजने पर ही मेरी निद्रा भंग हुई। अमन ने आते ही मुझे बाहों में भर लिया। मैंने अपनी एक नशीली हंसी बिखेरते हुए कहा, अरे पहले फ्रेश तो हो जाओ, लंच तो कर लो, सब बाद में। कहते हुए अमन ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। मैं भी उसकी बाहों में समाती चली गई।
भावनाओं का ज्वार जब थमा तो हम दोनों काफ़ी देर लेटकर हंसी मजाक करते रहे। फिर लंच करते हुए मैंने अमन से कहा, आज मेरी किट्टी पार्टी है। अच्छा, कब निकलोगी? 4 बजे? ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी तैयारी करो। अमन बोला, कल से कल से निम्मी की गर्मी की छुट्टियाँ हैं। हम फ़िलहाल नहीं मिलेंगे, स्कूल शुरू होने के बाद ही मिलेंगे। एज यू विश, चलता हूँ। कहते हुए अमन ने मेरे गाल पर किस किया। मैंने तुरंत किचन समेटा, टाइम देखा, 3 बज चुके थे। मैंने सोचा कि 15 मिनट लेट कर तैयार होंगी। सोचकर मैं बेड पर लेट गई। लेटते ही कुछ पल पहले अमन के साथ बिताए पलों ने उसे फिर आंतरिक खुशी दी कि कितनी खुश है वह, क्या बढ़िया जीवन जी रही है। अभी अपनी लेटेस्ट ड्रेस पहनूंगी, लंबी रेड स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। किटी पार्टी में सभी उसकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करती नहीं थकती। और भला तारीफ करती भी क्यों नहीं, मैं थी ही इतनी सुंदर। मुझे उन पर कुछ मूर्ख महिलाओं पर हंसी आती, जिनकी यह कानाफूसी मेरे कानों में पड़ती कि हाय बेचारी, कितनी अकेली है, कैसे जीती होगी, अपना समय कैसे काटती होगी। इन फुसफुसाहटों पर मेरा मन होता कि मैं ज़ोर से ठहाका मारूं। मैं और बेचारी? बिल्कुल नहीं, मैं तो लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। कहाँ ज़रूरत है मुझे पति नामक प्राणी की। फिर मैं मन ही मन हंसकर उठकर तैयार होने लगी। तैयार होकर शीशे में देखा तो खुद पर इतरा उठी। फिर पर्स लेकर निशा के घर चल दी। पार्टी आज उसके घर पर ही थी। मुझे देखते ही सब वाह वाह कर उठी। किटी पार्टी में लगभग 50 साल की 2-3 आंटियां भी थीं। पूनम आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, कैसी हो बेटा? एकदम ठीक कह कर मैं औरों से मिलने लगी। पूनम आंटी अब संजू आंटी से कह रही थी, बेचारी किटी पार्टी में आ जाती है तो थोड़ा मन लग जाता होगा। हाय बेचारी। अपने बारे में हमेशा होने वाली इस टिप्पणी पर मैं मन ही मन इन कुंठित सोच वाली महिलाओं पर तरस खाती थी। फिर मैंने पार्टी का पूरे मन से आनंद लिया। 5 बजते ही कई महिलाओं ने अपना अपना पर्स संभाल कर कहा, अब चलना पड़ेगा। अपना तो खाना पीना हो गया, पति और बच्चों के लिए तो जाकर ही बनाना ही पड़ेगा। एक ने कहा, अरे मुझे तो सास ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाना है जाकर। मैं आराम से बैठी थी, मन ही मन सोच रही थी कि बेचारी तो ये हैं, मैं कितने आराम से जी रही हूँ, जीवन के एक एक पल का भरपूर आनंद उठा रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी। सब चली गईं, मैं भी उठ खड़ी हुई तो निशा ने कहा, तू बैठ ना, तुझे क्या जल्दी है? निम्मी के आने का समय हो रहा है, आज उसे पिज्ज़ा और आइसक्रीम खिलाने ले जाना है। सुबह ही कह कर गई थी। कह कर निशा से विदा लेकर मैं बस स्टैंड की ओर चल दी। बस आई तो निम्मी फुदकती हुई मेरी तरफ बढ़ गई। बोली, मॉम आज बाहर चलेंगे ना? बिल्कुल, पहले चल कर कपड़े तो बदल लो। ठीक है मॉम। घर आकर निम्मी को याद आया, अरे आज आपकी किट्टी पार्टी थी ना, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। आपकी फ्रेंड्स आपकी नई ड्रेस देखकर क्या बोली मॉम? वे बोली, हाय बेचारी। कहकर मैंने ज़ोर से ठहाका लगाते हुए बेटी को सीने से लगा लिया। तो यह थी मेरी कहानी। धन्यवाद।